नमस्कार दोस्तों, आरके फिजिकल एजुकेशन क्लासेज के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत। दोस्तों, प्रतिदिन क्लासों के हिसाब से जो आज अपने यहाँ पे एमसीक्यू सीरीज रहेगी, वो रहेगी सीरीज नंबर यहाँ पे 86। लेकिन चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर ले ताकि आने वाली क्लासों का नोटिफिकेशन आपको लगातार मिलता रहे। दोस्तों, अपन 9,999 क्वेश्चन का पार्ट चला रखा है। साथ ही में अपन यहाँ पे मॉर्निंग सेशन के अंदर थोड़ी क्लास और बीच बीच में अपन बूस्टर जोड़ लेके अपनी तैयारी को और भी शानदार और मजबूत करने की प्रयास कर रहे हैं। दोस्तों, अपन एग्जाम है वो लगभग यहाँ पे निश्चित समय पर होने की संभावना है, या फिर कुछ थोड़ा सा इसमें परिवर्तन होगा तो आपको अपडेट इसके अंदर यहाँ पे कर दी जाएगी। तो सभी दोस्त एक बार क्लास को शेयर और लाइक कर दे, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे जो पहला क्वेश्चन सीरीज नंबर 86 है, उसका पहला क्वेश्चन देखिए दोस्तों यहाँ पे। तो पहला क्वेश्चन दिया गया है कि निम्न में से कौन सी गतिविधि सहनशीलता प्रशिक्षण देती है। यहाँ पे कौन सी एक्टिविटी है जो अपने को एंडोरेंस ट्रेनिंग यहाँ पे प्रोवाइड करवाती है। कौन सी गतिविधि सहनशीलता प्रशिक्षण देती है वो अपने को यहाँ पे बताना है। क्रॉस कंट्री ट्रेनिंग हो गई, एल्टीट्यूड ट्रेनिंग, फॉर्टलेक, या फिर उपरोक्त सभी। सहनशीलता की बात कर रहे हैं अपन दोस्तों। और जितने भी दोस्त क्लास में जुड़ गए हैं सभी दोस्त क्लास को शेयर कर दे, लाइक कर दे अपने अपने ग्रुपों में। शेयर और लाइक करने में आपका मिनट छोड़े, लगातार आपके लिए और भी मेहनत की जा रही है। तो क्वेश्चन नंबर अपना यहाँ पे 1 रहेगा, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर रहेगा। दोस्तों यहाँ पे जो एंडोरेंस ध्यान रखना है दोस्तों, ट्रेनिंग है उसके लिए है। क्रॉस कंट्री ट्रेनिंग भी करते हैं, हाई एल्टीट्यूड ट्रेनिंग करते हैं और फार्टलेक ट्रेनिंग करते हैं। वो सभी अपने को यहाँ पे एंडोरेंस डेवलप यहाँ पे करती है। देखिए दोस्तों, यहाँ पे फैक्ट दिया गया है। तो फैक्ट क्या दिया गया है कि तीनों विधियां है वो सहनशीलता बढ़ाने में सहायक होती है। तीनों की तीनों मेथड है वो यहाँ पे क्या करेगी, इंप्रूव एंडोरेंस इंप्रूव यहाँ पे करती है। नेक्स्ट हो रहा है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 रहेगा दोस्तों, अल्पकालिक सहनशीलता की विधि अवधि कितनी होती है। अल्पकालिक शॉर्ट टर्म एंडोरेंस की बात कर रहे हैं अपन दोस्तों। यहाँ पे शॉर्ट टर्म एंडोरेंस में जो ड्यूरेशन होता है, टाइम ड्यूरेशन, वो कितना रहेगा। अब यहाँ पे एंडोरेंस भी दोस्तों यहाँ पे कितनी रहेगी, शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म, लॉन्ग टर्म, ये एंडोरेंस होती है। तो यहाँ पे अल्पकालिक की बात कर रहे हैं, शॉर्ट टर्म एंडोरेंस की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर बताना है। क्वेश्चन नंबर 2 रहेगा और ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे कि 45, ध्यान रखना है, सेकंड से लेके 2 मिनट तक, 45 सेकंड से 2 मिनट तक की जितनी भी क्रियाएं की जाती है वो सब यहाँ पे शॉर्ट टर्म एंडोरेंस के अंदर आती है। और ये एनएरोबिक एनएरोबिक की यहाँ पे क्रियाएं होती है, ये अपने को यहाँ पे याद रखना है। देखिए दोस्तों, यहाँ पे फैक्ट क्या दिया गया है। तो फैक्ट दिया गया है कि अल्पकालिक सहनशीलता मुख्यतः एनएरोबिक होती है, यानी ध्यान रखना है दोस्तों, यहाँ पे एनएरोबिक होती है, वो यहाँ पे ऑक्सीकृत यहाँ पे नहीं होती है। नेक्स्ट हो रहा है क्वेश्चन नंबर 3 देखिए दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 3 रहेगा अपना कि चाल सहनशीलता की अवधि कितनी होती है। स्पीड एंडोरेंस की बात कर रहे हैं अपन दोस्तों यहाँ पे, वो उसकी ड्यूरेशन यहाँ पे कितनी रहेगी। मैंने बताया था दोस्तों यहाँ पे कि यहाँ पे शॉर्ट टर्म एंडोरेंस, मीडियम टर्म एंडोरेंस, लॉन्ग टर्म एंडोरेंस और स्पीड एंडोरेंस। यहाँ पे तो यहाँ पे जो चाल सहनशीलता स्पीड के साथ एंडोरेंस के कार्य किए जाते हैं वो कितने समय के रहेंगे। तो शॉर्ट टर्म एंडोरेंस अपन ने देखा 45 सेकंड से लेके 2 मिनट तक के होते हैं। लेकिन यहाँ पे चाल की बात करें, स्पीड की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे 45 सेकंड से कम। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 3 रहेगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर रहेगा कि 45 सेकंड से कम जितनी भी क्रिया होती है वो यहाँ पे किसके अंदर आएगी, तो स्पीड एंडोरेंस के अंदर यहाँ पे आएगी। देखिए दोस्तों, यहाँ पे फैक्ट क्या दिया गया है। तो फैक्ट दिया गया है कि ये स्प्रिंट दौड़ों में आवश्यक होती है। स्पीड एंडोरेंस किस में आवश्यक तो होगी, तो स्प्रिंट दौड़ में जैसे 100 मीटर हो गई, 200 मीटर हो गई, 100 मीटर हर्डल, 110 मीटर हर्डल, तो इनके अंदर अपन क्या करते हैं, स्पीड एंडोरेंस का उपयोग करते हैं। नेक्स्ट हो रहा है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 रहेगा, सहनशीलता थकान के लिए एक प्रतिरोध व्यायाम है, ये किसने कहा है। यानी सहनशीलता क्या है, तो सहनशीलता थकान के लिए एक प्रतिरोध व्यायाम है, ये किसके द्वारा यहाँ पे बताया गया है, ये अपने को यहाँ पे बताना है। अर्नेस्ट वेकर, हर्रे, स्क्रेन हॉल बेल या हरदयाल सिंह। तो दोस्तों यहाँ पे जो सहनशीलता होती है वो थकान की स्थिति के अंदर कार्य करने की जो योग्यता है वो यहाँ पे एंडोरेंस कहलाती है। तो ये किसके द्वारा बताया गया है क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर। चले दोस्तों, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 रहेगा और ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी करेक्ट आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे कि स्क्रेन हॉल बेल के द्वारा यहाँ पे बताया गया है कि सहनशीलता थकान के विरुद्ध यहाँ पे कार्य करने की क्षमता होती है। नेक्स्ट हो रहा है, फैक्ट भी दिया गया है। यह परिभाषा सहनशीलता की मूल अवधारणा को दर्शाती है दोस्तों। यहाँ पे मूल अवधारणा क्या होती है कि थकान के विरुद्ध कार्य करने की योग्यता क्या है, एंडोरेंस, उसको दर्शाती है। नेक्स्ट हो रहा है क्वेश्चन नंबर 5। ग्लाइकोजन भारीता किस क्रिया में लाभदायक होती है। ग्लाइकोजन लोडिंग की बात कर रहे हैं अपन दोस्तों। पिछली प्रश्नोत्तरी में भी अपन ने देखा था कौन सी एक्टिविटी के अंदर यहाँ पे लाभदायक होती है, वो अपने को यहाँ पे बताना है। एंडोरेंस, स्पीड, स्ट्रेंथ, एक्सप्लोजिव स्ट्रेंथ, क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर बताना है। ग्लाइकोजन लोडिंग,
ग्लूकोज को ध्यान रखना है, ग्लूकोज अगर खाते हैं तो उसको ग्लाइकोजन के रूप में लीवर, यकृत और साथ ही में मांसपेशियों के द्वारा स्टोरेज करता है, फिर जरूरत तो लंबे समय के बाद जरूरत पड़ेगी तो उसको यहाँ पे ग्लूकोज के रूप में अपने को ऊर्जा मिलती है। तो क्वेश्चन नंबर 5 रहेगा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर रहेगा। लंबी क्रिया, लंबे समय के लिए लॉन्ग डिस्टेंस जो एक्टिविटीज होती है उस एंडोरेंस के लिए है अपने को क्या जरूरत पड़ेगी, ग्लाइकोजन लोडिंग की जरूरत पड़ेगी। तो यहाँ पे ग्लाइकोजन मांसपेशियों का मुख्य यहाँ पे ऊर्जा सोर्स, यहाँ पे एनर्जी सोर्स यहाँ पे रहता है। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 6 देखे दोस्तों, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 रहेगा, किस विधि में गति का नियंत्रण खिलाड़ी स्वयं करता है। यहाँ पे विच मेथड स्पीड कंट्रोल्ड बाय एथलीट हिमसेल्फ। यहाँ पे खिलाड़ी है, एथलीट है, वो खुद अपना यहाँ पे कंट्रोल करता है, कभी ज्यादा करता है, कभी कम करता है, कभी रुक जाता है, कभी बहुत ही तेज हो जाता है। तो ये क्रिया है अपनी स्पीड कंट्रोल करने का, यहाँ पे खुद कंट्रोल करता है। कौन सी यहाँ पे मेथड रहेगी, स्लो एंड फास्ट रन, कंटिन्यूस मेथड रन, फार्टलेग या फिर कंटिन्यूस स्लो रन। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 6 के अंदर बताना है और ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर रहेगा। दोस्तों फार्टलेग विधि होती है जिसे अपन स्पीड प्ले के नाम से जानते हैं, इसे अपन स्पीड प्ले भी बोलते हैं। ये स्वीडिश शब्द है दोस्तों, इसके अंदर खिलाड़ी अपनी मनमर्जी से है वो अपनी गति को पूरा करता है। देखिए दोस्तों यहाँ पे फैक्ट क्या दिया गया है, फार्टलेग को क्रॉस कंट्री विधि भी कहते हैं, स्पीड प्ले भी इसे अपन बोलते हैं, ये अपने को यहाँ पे याद रखना है। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 7 देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 7 रहेगा, फार्टलेग का अर्थ क्या है। दोस्तों यहाँ पे मीनिंग ऑफ फार्टलेग की बात कर रहे हैं, वो अपने यहाँ पे बताना है। रनिंग हो गई, समन्वय कोऑर्डिनेशन हो गया, स्पीड प्ले हो गई, या विस्फोटक शक्ति हो गई। अभी जस्ट मैंने बताया है कि फार्टलेग है वो कौन सी भाषा का शब्द है, तो यहाँ पे स्वीडिश भाषा का शब्द है। और इसका अर्थ क्या होता है, तो इसे अपन स्पीड प्ले के नाम से जानते हैं, स्पीड प्ले। तो यहाँ पे फार्टलेग का अर्थ क्या निकल के आया क्वेश्चन नंबर 7 के अंदर बात करें, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर रहेगा। दोस्तों इसे अपन स्पीड प्ले के नाम से जानते हैं और खिलाड़ी इसमें अपनी स्पीड है वो अपने हिसाब से कंट्रोल करके चलता है। फैक्ट भी देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पे फैक्ट क्या दिया गया है कि फार्टलेग प्रशिक्षण में गति परिवर्तन होता रहता है। गति परिवर्तन है वो खिलाड़ी अपने अनुसार करता है, स्वयं की इच्छा के अनुसार करता है, कभी रुक जाता है, कभी तेज, कभी स्लो, मीडियम यहाँ पे करता रहता है। नेक्स्ट हो आगे क्वेश्चन नंबर 8, फार्टलेग किस भाषा का शब्द है। जस्ट तीनों क्वेश्चन मैंने सीक्वेंस के अंदर बता भी दिए हैं, लैटिन, फ्रेंच, स्वीडिश या ग्रीक। मैंने बताया कि फार्टलेग है जिसे अपन स्पीड प्ले के नाम से जानते हैं, ये भी अपने को ध्यान रखना है। कौन सी भाषा का शब्द है, तो मैंने बताया था दोस्तों यहाँ पे जो स्वीडिश भाषा है, स्वीडिश भाषा का शब्द है। और डेवलप क्या करता है, तो एंडोरेंस को डेवलप करता है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 8 रहेगा और ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। स्वीडिश भाषा का शब्द है जिसे अपन स्पीड प्ले के नाम से जानते हैं और इसे अपन यहाँ पे क्रॉस कंट्री मेथड के नाम से भी जानते हैं। देखा दोस्तों यहाँ पे फैक्ट क्या दिया गया, तो यहाँ पे ये विधि है स्वीडन में विकसित हुई थी, इसलिए इसे स्वीडिश भाषा के शब्द के तौर पर भी माना जाता है। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 रहेगा, लार ग्रंथि द्वारा स्रावित एंजाइम कौन सा है। लार ग्रंथि की बात कर रहे हैं दोस्तों, यहाँ पे सलाइवरी ग्लैंड है, इस सलाइवरी ग्लैंड के द्वारा यहाँ पे कौन सा एंजाइम सीक्रेट किया जाता है, वो अपने यहाँ पे बताना है। पेप्सिन, टाइलिन, इंसुलिन, थायरोक्सिन। थायरोक्सिन हार्मोन थायराइड ग्रंथि के द्वारा, इंसुलिन हार्मोन अग्नाशय पेनक्रियाज ग्रंथि के द्वारा। साथ ही में दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 9 की बात कर रहे हैं अपन, यहाँ पे पेप्सिन है वो यहाँ पे पेप्सिनोजन प्रोटीन को बदलता है। तो यहाँ पे जो टाइलिन, क्वेश्चन नंबर 9 ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर रहेगा दोस्तों। टाइलिन जो एंजाइम है वो यहाँ पे लार ग्रंथि के द्वारा स्रावित यहाँ पे किया जाता है। फैक्ट देख सकते हो दोस्तों आप। और टाइलिन करता क्या है, तो टाइलिन स्टार्च के पाचन में सहायक होता है। स्टार्च होती है जो कार्बोहाइड्रेट होती है, इस कार्बोहाइड्रेट के पाचन के अंदर यहाँ पे कार्य करता है। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 रहेगा कि मानव शरीर में कितनी जोड़ी लार ग्रंथि होती है। तो हाउ मेनी पेयर्स सलाइवरी ग्लैंड, इन्हें यहाँ पे ह्यूमन बॉडी की बात कर रहे हैं अपन, कितनी जोड़ी की बात कर रहे हैं, 2, 3, 4 या 5। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 10 के अंदर बताना है। क्वेश्चन नंबर 10 रहेगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर रहेगा दोस्तों। 3 जोड़ी यहाँ पे, 3 जोड़ी के अंदर रहती है। संख्या में पूछे तो यहाँ पे कितनी रहेगी, 6 यहाँ पे लार ग्रंथियां मुंह के अंदर यानी माउथ के अंदर, बकल केविटी के अंदर यहाँ पे पाई जाती है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे तो यहाँ पे 3 जोड़ी कौन कौन सी रहेगी, तो यहाँ पे पेरोटिड हो गई, सब मैंडिबुलर और सब लिंगुअल, यहाँ पे ध्यान रखना है, ये पाई जाती है। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 11, सबसे बड़ी लार ग्रंथि कौन सी होती है। दोस्तों यहाँ पे लार्जेस्ट सलेवरी ग्लैंड की बात कर रहे हैं अपन, वो बताना है। पेरोटिड, मैंडिबुल, अग्नासिया, सब मैंडिबुलर। मैंने बताया था दोस्तों यहाँ पे जो बकल कैविटी होती है, जो मुंह होता है, इस मुंह के अंदर है वो कितनी जोड़ी लार ग्रंथियां पाई जाती है, तो 3 जोड़ी लार ग्रंथियां पाई जाती है। उनमें से सबसे बड़ी कौन सी है, लार्जेस्ट पूछी गई है क्वेश्चन नंबर 11 के अंदर। और ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर रहेगा दोस्तों। पेरोटिड होती है वो सबसे यहाँ पे लार्जेस्ट सलेवरी ग्लैंड यहाँ पे होती है।
फैक्ट देखिए दोस्तों यहाँ पे, फैक्ट भी दिया गया है कि पैरोटिड है वो कान के पास ही स्थित होती है, जो अपर जबड़ा होता है अपना उसके पास में है वो यहाँ पे कान होती है, एयर इनके पास में पाई जाती है। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 12 देखिए दोस्तों यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 12 रहेगा दोस्तों पे, ग्रास नली की लंबाई कितनी होती है? लेंथ ऑफ यहाँ पे इसोफेगस की बात कर रहे हैं, उसकी लेंथ यहाँ पे कितनी रहेगी? 20, 30, 25 या 40 सेंटीमीटर। दोस्तों अपना मुंह वाला भाग आता है, ये अपना यहाँ पे मुंह का भाग है, और मुंह के बाद में है जो यहाँ पे क्या चालू हो जाता है, तो यहाँ पे इसोफेगस होता है, फिर उसके बाद में यहाँ पे सीधा स्टोमक आ जाता है, पेट आमाशय। तो यहाँ पे ग्रास नली की बात कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 12 ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर रहेगा दोस्तों। 25 सेंटीमीटर है वो यहाँ पे ध्यान रखना है, क्या पाई जाती है, तो ग्रास नली की लंबाई यहाँ पे रहती है। देखिए दोस्तों यहाँ पे ग्रास नली की बात कर रहे हैं, साथ में ग्रास नली भोजन को आमाशय तक पहुंचाती है, और ग्रास नली के अंदर है वो भोजन क्या है, पाचन का कार्य यहाँ पे नहीं होता है, भोजन का पाचन इसमें यहाँ पे नहीं होता है ग्रास नली के अंदर, ये भी अपने को यहाँ पे याद रखना है। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 13, ग्रसनी की लंबाई कितनी होती है? लेंथ ऑफ फेरिंग्स की बात कर रहे हैं अपन, फेरिंग्स की बात कर रहे हैं, उसकी लेंथ कितनी रहेगी? अभी अपने जो यहाँ पे आपको बताया है मैंने, ये मुख वाला भाग हो गया, तो उस मुख के बाद में सीधा यहाँ पे फेरिंग्स आएगी, फिर यहाँ पे ओसोफेरिंग्स आएगी जिसे अपन ग्रास नली के नाम से जानते हैं, ये ग्रसनी होती है, तो यहाँ पे और फिर अपना यहाँ पे क्या आ जाता है, स्टोमक वाला भाग आ जाता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 13 की बात करें, ऑप्शन नंबर बीच करेक्ट आंसर रहेगा। 12 सेंटीमीटर लंबी है वो ग्रसनी होती है, फेरिंग्स होती है, ये तो 12 सेंटीमीटर, और इसके नीचे है वो 25 सेंटीमीटर लंबी क्या होती है, ग्रास नली यहाँ पे होती है, फिर अपना यहाँ पे स्टोमक आमाशय पेट वाला भाग आ जाता है। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे फैक्ट भी दिया गया है, ये घर्षणी श्वसन व पाचन दोनों में सहायक होती है। फेरिंग्स क्या होती है, तो यहाँ पे रेस्पिरेशन और डाइजेस्ट दोनों के अंदर यहाँ पे कार्य करती है। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 14 देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 14, दांत के किस भाग को पल्प कहा जाता है? दांत के कौन से भाग है जिसको अपन पल्प के नाम से जानते हैं, ये अपने को यहाँ पे बताना है। पल्प कहा जाता है निचला भाग, लोअर पार्ट, अपर पार्ट, मिडिल पार्ट, या उपरोक्त सभी? पल्प की बात कर रहे हैं दोस्तों, ये अपना क्या है, तो ये अपना दांत वाला भाग हो गया है। इस दांत के कौन से भाग को अपन पल्प के नाम से जानेंगे, क्वेश्चन नंबर 14 के अंदर बताना है। तो चलिए दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 14 रहेगा, और ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर रहेगा। मिडिल पार्ट होता है दांत का, मध्य वाला भाग होता है, वो ध्यान रखना दोस्तों, यहाँ पे पल्प के नाम से जाना जाएगा। तो ये मध्य भाग होता है दांत का, वो पल्प यहाँ पे कहलाता है। देखिए दोस्तों यहाँ पे फैक्ट क्या दिया गया है कि पल्प भाग में नसें और रक्त वाहिकाएं होती है। ध्यान रखना है दोस्तों यहाँ पे, इसके अंदर जो पल्प वाली भाग है उसके अंदर नर्व और ब्लड वेसल से है दांत की, वो पाई जाती है। तो इसके अंदर है जो पल्प वाला भाग है, इसके अंदर क्या पाई जाती है, ब्लड वेसल्स, और यहाँ पे जो नस होती है दांतों की, वो इसके अंदर यहाँ पे पाई जाती है। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 15, दांत कितने प्रकार के होते हैं? हाउ मेनी टाइप ऑफ टीथ की बात कर रहे हैं, वो अपने को यहाँ पे बताना है। 32, 20, 12 या 4? तो दोस्तों दांतों के प्रकार पूछे गए हैं क्वेश्चन नंबर 15 के अंदर। तो दोस्तों यहाँ पे इंसाइजर, कैनाइन, प्रीमोलर और यहाँ पे मोलर, यहाँ पे दांत के प्रकार पूछे तो कितने टाइप हो गए, 4 प्रकार के यहाँ पे दांत हो गए। और संख्या के तौर पर पूछे तो यहाँ पे 32 दांत यहाँ पे होते हैं, 2 1 2 3 इसका यहाँ पे सूत्र होता है, वो भी एक जबड़े के एक भाग के अंदर यहाँ पे रहने वाला है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे दांत 4 प्रकार के रहेंगे, जिसमें इंसाइजर, कैनाइन, प्रीमोलर और मोलर है, वो इसके यहाँ पे टाइप्स यहाँ पे रहने वाले हैं। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 16, छोटी आंत की लंबाई लगभग कितनी होती है? दोस्तों अपने अप्रोक्सीमेटली छोटी स्मॉल इंटेस्टाइन की बात कर रहे हैं, मैंने कल भी प्रश्न उत्तरी के अंदर बताया था इसको। तो छोटी आंत की अगर लगभग लेंथ पूछे तो मैंने बताया था दोस्तों मीटर के अंदर, तो यहाँ पे 9 से 10 मीटर के अकॉर्डिंग होती है, और 30 से 32 फीट यहाँ पे फीट के अंदर यहाँ पे होती है, जिसमें डेडुनम, जेजुनम और इलियम भाग होते हैं। तो क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 16 रहेगा, और अकॉर्डिंग टू ऑप्शन यहाँ पे छोटे हाथ की लेंथ पूछे तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर थोड़ा सा इसमें करेक्शन करना है दोस्तों, यहाँ पे थोड़ा सा करेक्शन करना है। तो यहाँ पे 9 से 10 मीटर एलिमेंट्री कैनाल टोटल यहाँ पे पाचन नाल की भाग होता है, लेकिन इसमें जो 6 से लेके 6.25 वो यहाँ पे ध्यान रखना है, इसकी लेंथ होती है। कल भी अपन ने थोड़ा सा इसमें करेक्शन नहीं किया था, तो इसमें थोड़ा करेक्शन कर ले। तो क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 16 रहेगा, और ऑप्शन नंबर एज करेक्ट आंसर रहेगा दोस्तों। यहाँ पे 6 मीटर के लगभग है, या फिर एग्जैक्ट देखे तो 6.25 मीटर तक है, वो छोटी आंत की लंबाई होती है। कल भी अपन ने प्रश्न उत्तरी में थोड़ा सा इसके बारे में गलत बताया, उसको करेक्शन आपको करना है। देखिए दोस्तों यहाँ पे, तो यहाँ पे
6 मीटर रहेगी, और अगर फीट में देखें तो 22 फीट के लगभग रहेगी। लेकिन जो 9 से 10 मीटर है वो यहाँ पे पूरी पूरी जो अपनी पाचन नाल है, एलिमेंट्री कनाल है, उसकी लंबाई होती है जो 30 से 32 फीट यहाँ पे रहती है। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 17। स्टार्च के पाचन के लिए कौन सा एंजाइम आवश्यक है? स्टार्च के पाचन के लिए, स्टार्च के डाइजेशन के लिए अपन कौन सा एंजाइम लेते हैं? पेप्सिन, एमाइलेज, ट्रिप्सिन, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। क्वेश्चन नंबर अपने को 17 के अंदर बताना है। चले दोस्तों, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर अपना 17 रहेगा, और ऑप्शन नंबर यहाँ पे बीच करेक्ट आंसर रहेगा एमाइलेज। ध्यान रखना है दोस्तों, यहाँ पे स्टार्च के पाचन के लिए अपने को यहाँ पे काम आता है। देखिए दोस्तों, यहाँ पे तो स्टार्च एक पॉलीसेकेराइड होती है। यहाँ पे जो कार्बोहाइड्रेट होती है, वो कार्बोहाइड्रेट के ध्यान रखना है दोस्तों, यहाँ पे कितने प्रकार होते हैं? मोनोसेकेराइड, डाइसेकेराइड और यहाँ पे पॉलीसेकेराइड। तो यहाँ पे स्टार्च होती है, वो यहाँ पे क्या होती है? पॉलीसेकेराइड, मोनोसेकेराइड, डाइसेकेराइड और यहाँ पे पॉलीसेकेराइड यहाँ पे रहती है। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 18। पाचन तंत्र का प्रारंभिक भाग क्या कहलाता है? दोस्तों यहाँ पे इंटेल पार्ट ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम के बाद अपने को बताना है पाचन तंत्र का प्रारंभिक भाग क्या कहलाएगा। फेरिंग्स है, स्टोमक, माउथ, स्मॉल इंटेस्टाइन। तो दोस्तों मैंने बताया था ये अपना मुख वाला भाग है, और मुख वाले भाग से अपन जैसे ही भोजन अंदर लेते हैं, तो भोजन लेते ही अपने को क्या चालू हो जाती है दोस्तों? यहाँ पे पाचन स्टार्ट हो जाता है। तो क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 18 रहेगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर रहेगा। माउथ यानी वो पाचन तंत्र का है पहला भाग होता है। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, यहाँ पे फैक्ट क्या दिया गया है। तो फैक्ट है कि पाचन की प्रक्रिया मुख से प्रारंभ होती है। जैसे मुख में भोजन जाएगा, मुख को दांत, जीभ और लार ग्रंथियां अपना कार्य स्टार्ट यहाँ पे कर देती है। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 रहेगा दोस्तों यहाँ पे कि पाचन नली की कुल लंबाई कितनी है? दोस्तों यहाँ पे पाचन नली की कुल लंबाई कितनी है? एलिमेंट्री कनाल की बात कर रहे हैं अपन दोस्तों, यहाँ पे उसकी लेंथ अपने को बताना है 8, 9, 10, 11 मीटर के अंदर बताना है क्वेश्चन नंबर 19 के अंदर। तो दोस्तों यहाँ पे 9 से 10 मीटर यहाँ पे होती है, मैंने बताया था। तो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन देखें तो मैक्सिमम इस और मिनिमम दोनों अपने को यहाँ पे दी गई है। थोड़ा सा क्वेश्चन का इसमें करेक्शन करना है, तो यहाँ पे अकॉर्डिंग टू ऑप्शन देखें तो 9 और 10 इसका सही आंसर दोनों ही आएंगे। और यहाँ पे थोड़ा इसको करेक्शन कर लेना है अपने को, यहाँ पे दोनों ही इसके अंदर यहाँ पे टाइप हो गए हैं, तो यहाँ पे बी और सी, बी एंड सी इसका सही आंसर यहाँ पे रहेगा। देखिए दोस्तों यहाँ पे फिट के अंदर तो मैंने बताया था, वैसे भी थोड़ा इसको करेक्शन करना है। 9 और 10 मीटर दोनों इसके होते हैं। तो यहाँ पे 30 से 32 फीट लंबी है वो एलिमेंट्री कनाल होती है। छोटी आंत होती है वो यहाँ पे 6.25 मीटर होती है। बड़ी आंत यहाँ पे 1.5 मीटर होती है। ये भी अपने को यहाँ पे थोड़ा सा इसमें ध्यान रखना है। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 20 देखिए दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 20, हथेली को नीचे मोड़ना क्या कहलाता है? दोस्तों यहाँ पे हथेली की बात कर रहे हैं अपन, इसे अपन प्रोनेशन, सुपिनेशन, फ्लेक्शन, एक्सटेंशन के नाम से जानते हैं। तो हथेली को नीचे मोड़ना क्या कहलाएगा? हथेली होती है, इस हथेली को अगर अपन जमीन की तरफ मोड़ रहे हैं, जमीन की तरफ मोड़ रहे हैं, तो वो क्या कहलाएगा? एक होता है हथेली को अपन आकाश की तरफ मोड़ते हैं, तो वो क्या कहलाता है? तो क्वेश्चन नंबर यहाँ अपना 20 की बात कर रहे हैं, और ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए इज करेक्ट आंसर रहेगा दोस्तों। इसे अपन प्रोनेशन के नाम से जानते हैं। हथेली को अगर जमीन की तरफ मोड़ते हैं तो इसे प्रोनेशन के नाम से जानते हैं। देखिए दोस्तों यहाँ पे फैक्ट क्या दिया गया है कि हथेली को अगर ऊपर की मोड़ना, आकाश की तरफ मोड़े तो उसे अपन सुपिनेशन, और जमीन की तरफ मोड़े तो उसे अपन प्रोनेशन के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 21, प्रोटेक्शन व रिट्रैक्शन गति कहाँ होती है? दोस्तों यहाँ पे प्रोटेक्शन और रिट्रैक्शन गति की मूवमेंट की बात कर रहे हैं, वो कहाँ होती है? एग्जाम में बैक टू बैक यहाँ पे पूछा गया है दोस्तों ऐसा क्वेश्चन। हाथ में, पैर, जबड़ा या पेट के अंदर। प्रोटेक्शन और रिट्रैक्शन का मतलब है एक साथ एक गति आगे जाना और फिर यहाँ पे पीछे आना। तो आगे जाना और पीछे आने वाली जो प्रोटेक्शन रिट्रैक्शन की गति है, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 21 के अंदर बताना है, और ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर रहेगा दोस्तों। जबड़ा होता है वो जबड़े के अंदर है, ध्यान रखना दोस्तों, यहाँ पे प्रोटेक्शन और रिट्रैक्शन यहाँ पे मूवमेंट होता है। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 रहेगा, कीलदार संधि कहाँ पाई जाती है? कीलदार जिसे अपन पीवट जॉइंट के नाम से जानते हैं, वो कहाँ पाया जाता है? हैंड, फुट, नेक या हिप? दोस्तों यहाँ पे जो हिप होते हैं, कूल्हे होते हैं, इसके अंदर तो अपने बाल एंड सॉकेट पाया जाता है। बाल एंड सॉकेट की बात कर रहे हैं। गर्दन हो, पैर होते हैं, पैर के अंदर यहाँ पे जो कब्जेदार जॉइंट, हिंज जॉइंट पाया जाता है। हाथ होते हैं, इसके अंदर भी हिंज वाला पाया जाता है। तो क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 22 रहेगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर रहेगा। गर्दन के अंदर है वो यहाँ पे कीलदार पिवट
जो जॉइंट्स जो संधि है वो पाई जाती है, और जो अपनी गर्दन होती है वो एटलस हड्डी के ऊपर यहाँ पे टिकी होती है, और एटलस के अंदर है वो एक्सिस हड्डी यहाँ पे लगी हुई रहती है। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 23, कब्जेदार यानी हिंज संधि कहाँ पाई जाती है, हिंज जॉइंट की बात कर रहे हैं, वो अपने यहाँ पे बताना है। कब्जेदार की बात करें, शोल्डर हो गया, कोनी हो गई, सिर हो गया, कूला हो गया। तो मैंने बताया दोस्तों यहाँ पे कूले वाले भाग के अंदर अपन बॉल एंड सॉकेट की बात कर रहे हैं। साथ ही में दोस्तों अपन सिर के अंदर अभी देखा है जस्ट अपने पीवट जॉइंट पाया जाता है। साथ ही में जो कंधा है उसमें बॉल एंड सॉकेट पाया जाता है। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 23 है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी करेक्ट आंसर रहेगा दोस्तों। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 23, तो जो कोनी होती है वो अपने यहाँ पे हिंज जॉइंट कब्जेदार होती है, जो एक ही दिशा में यूनिवर्म मूवमेंट यहाँ पे रहेगी, यानी एक ही दिशा में खुलेगी, एक ही दिशा में बंद होगी। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 24 देगा दोस्तों। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर अपना 24 रहेगा, बिना लंबाई बदले मांसपेशी संकुचन कहलाता है। बिना लंबाई बदले यानी इसके जो लंबाई है, लेंथ में किसी भी प्रकार का चेंजिंग नहीं है, वो अपने को यहाँ पे बताना है। आइसोमेट्रिक, आइसोटोनिक, आइसोकाइनेटिक या कॉन्सेंट्रिक। तो दोस्तों अपनी जब मान लो ये दीवार है और ये अपन यहाँ पे खड़े हैं, और अगर अपन इसके धक्का लगा रहे हैं, तो इस दीवार के धक्का लगाने से अपनी जो मांसपेशी हाथ की मसल्स की, उसके अंदर कोई भी मूवमेंट नहीं होगा, लेकिन बिल्कुल तनाव है इसके अंदर यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो स्थिर संकुचन यहाँ पे कहलाता है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 24 रहेगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर रहेगा। इसे अपन आइसोमेट्रिक के नाम से जानते हैं, इसे अपन स्टैटिक स्ट्रेंथ के नाम से भी इसे जानते हैं। देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है अपना 25 रहेगा, शरीर की, ध्यान रखना है दोस्तों यहाँ पे 25 देंगे, शरीर की मध्य रेखा की ओर लाना क्या कहलाता है। जितने भी अंग है, अंगों की बात करें, थोड़ा सा इसमें करेक्शन करना है दोस्तों। यहाँ पे जो शरीर के अंग है, शरीर के अंगों को मध्य रेखा की तरफ, मिडिल लाइन की तरफ लेकर आना है, वो अपन क्या कहलाता है, एक्सटेंशन, फ्लेक्शन, एडक्शन, एबडक्शन। तो ये अपना शरीर हो गया दोस्तों यहाँ पे, और इस शरीर के अंदर है वो यहाँ पे जितने भी अंग है उनको अपन मिडिल लाइन की तरफ लेकर आ रहे हैं वापस से, तो वो क्या कहलाएंगे। क्वेश्चन नंबर अपने को यहाँ पे 25 के अंदर बताना है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 25 रहेगा, और ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर रहेगा। अगर शरीर की मध्य रेखा की तरफ अंगों को अपन लेकर आ रहे हैं तो उसे अपन एडक्शन के तौर के नाम से जाने जाएंगे, और अगर मध्य रेखा से दूर लेके जा रहे हैं अंगों को तो उसे अपन यहाँ पे एबडक्शन के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट और आगे कौन क्वेश्चन नंबर 26 देखे दोस्तों, कॉन्सेंट्रिक व एसेंट्रिक संकोचन किस प्रकार का होता है। कॉन्सेंट्रिक व एसेंट्रिक संकोचन की बात कर रहे हैं अपन दोस्तों यहाँ पे, आइसोमेट्रिक, आइसोकाइनेटिक, आइसोटोनिक या फिर एसेंट्रिक। कॉन्सेंट्रिक और एसेंट्रिक संकोचन की बात कर रहे हैं, इसे अपन स्टैटिक और डायनेमिक भी बोल सकते हैं दोस्तों यहाँ पे। तो कॉन्सेंट्रिक और एसेंट्रिक संकोचन की बात करें, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 26 रहेगा, और ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर रहेगा। इसे अपन आइसोटोनिक संकोचन के नाम से जानते हैं। ये गतिशील संकोचन होता है, ये गतिशील संकोचन यहाँ पे रहेगा, ये भी अपने को यहाँ पे याद रखना है। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 27, क्वेश्चन नंबर 27 देखिए दोस्तों यहाँ पे कि शरीर को आगे पीछे दो भागों में बांटने वाला तल कौन सा प्लेन है जो शरीर को यहाँ पे फ्रंट एंड बैक डिवाइड करता है। फ्रंट और बैक की बात कर रहे हैं अपन दोस्तों यहाँ पे, वो कौन सा यहाँ पे प्लेन रहेगा। अब दोस्तों मैंने बताया था प्लेन एंड एक्सेस, प्लेन एंड एक्सेस की मैंने दोस्तों यहाँ पे क्या पढ़ा दी है, क्लास थ्योरी क्लास ले ली है, आप प्लेलिस्ट में जाके देखना, बहुत अच्छे से समझाया गया है आपको। 3 प्रकार के प्लेन और 3 ही अपने को एक्सेस रहेंगे, उनसे रिलेटेड क्वेश्चन अपन ने कंप्लीट उसमें करवा भी दिए थे। तो फ्रंट और बैक के अंदर अगर शरीर को डिवाइड करना है तो प्लेन साइड टू साइड जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर अपना यहाँ पे 27 रहेगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर रहेगा। फ्रंटल प्लेन होता है जो साइड टू साइड जाता है और शरीर को आगे और पीछे, बैक एंड फ्रंट एंड बैक के अंदर डिवाइड करता है। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 28, क्वेश्चन नंबर 28 रहेगा कि जैव यांत्रिकी में गुरुत्वाकर्षण किससे संबंधित है। ग्रेविटी इन बायोमैकेनिक्स किससे रिलेटेड रहेगा। द्रव्यमान, मास, वेट, डेंसिटी, इनर्शिया। जैव यांत्रिकी में गुरुत्वाकर्षण की बात कर रहे हैं अपन दोस्तों यहाँ पे, तो जैव यांत्रिकी में गुरुत्वाकर्षण का संबंध किससे रहेगा, क्वेश्चन नंबर 28 के अंदर बताना है, और ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे। वेट से रिलेटेड ध्यान रखना है दोस्तों, यहाँ पे वेट से रिलेटेड यहाँ पे रहेगा कि जैव यांत्रिकी में जो गुरुत्वाकर्षण है वो यहाँ पे भार से संबंधित यहाँ पे रहता है। नेक्स्ट और आएगी क्वेश्चन नंबर 29, थ्रोइंग मसल कौन सी होती है दोस्तों। यहाँ पे थ्रोइंग मसल्स की बात कर रहे हैं, वो अपने को यहाँ पे बताना है। क्वाड्रिसेप्स होगी, ट्राइसेप्स होगी, पेक्टोरलिस मेजर, डेल्टोइड।
तो दोस्तों यहाँ पे क्वाड्रिसेप्स जांघ के अंदर पाई जाती है। ट्राइसेप्स है वो यहाँ पे अपर आर्म में पीछे की तरफ, पेक्टोरलिस मेजर छाती के अंदर पाई जाती है, चेस्ट के अंदर, वो डेल्टोइड है वो कंधे के अंदर पाई जाती है, लिफ्टर मसल्स के नाम से भी जानी जाती है। क्वेश्चन नंबर 29 रहेगा अपना, और ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 29 ऑप्शन नंबर सी, पेक्टोरलिस मेजर जो चेस्ट के अंदर पाई जाती है, ये ध्यान रखना है दोस्तों यहाँ पे कौन सी थ्रोइंग मसल्स के नाम से जानी जाती है, डेल्टोइड है वो यहाँ पे लिफ्टर मसल्स के नाम से जानी जाती है। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 30, अक्ष के चारों ओर घूमने वाली गति, मोशन ऑफ अराउंड यहाँ पे एक्सेस रहेगी, वो अपने यहाँ पे बताना है कौन सी गति है जो एक्स के चारों ओर यहाँ पे होती है, लीनियर, रोटेटरी, एंगुलर या फिर ऑक्सिलेटरी। तो कोई भी एक्स है, कोई भी एक बिंदु है, उसके चारों तरफ बार बार जो गति हो रही है उसे अपन कौन सी मोशन के नाम से जानेंगे। लीनियर मोशन होती है जो सीधी रेखा में होती है, जैसे 100 मीटर, 50 मीटर, 10 मीटर की रेस होती है। साथ ही में कोणीय होती है जो स्पेशल कोण के साथ यहाँ पे कभी कम ज्यादा होती है। दोलन होती है वो यहाँ पे एक स्विंग के साथ होती है, झूले के समान होती है, जैसे पेंडुलम की गति होती है। क्वेश्चन नंबर अपना 30 रहेगा, ऑप्शन नंबर बी, रोटेटरी मोशन होती है, वो ध्यान रखना है दोस्तों यहाँ पे एक अक्ष के चारों तरफ यहाँ पे होने वाली गति रहती है। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 31 रहेगा दोस्तों यहाँ पे कि संवेग का सूत्र, फॉर्मूला ऑफ मोमेंटम की बात कर रहे हैं, वो अपने को यहाँ पे बताना है। द्रव्यमान गुणा त्वरण, द्रव्यमान वेग, द्रव्यमान समय या फिर द्रव्यमान दूरी, क्वेश्चन नंबर 31 के अंदर बताना है। तो दोस्तों यहाँ पर संवेग की बात करें, फॉर्मूला ऑफ यहाँ पे देखिए संवेग मोमेंटम की बात करें, जो यहाँ पे न्यूटन का द्वितीय नियम है, एम इक्वल टू ए रहेगा, जिसमें मास मल्टीप्लाई एक्सेलरेशन अपन देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 31 ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर रहेगा, द्रव्यमान और त्वरण है वो इसका सही आंसर यहाँ पे रहने वाला है। नेक्स्ट और आगे, वेग परिवर्तन की दर क्या कहलाती है, वेग परिवर्तन की दर, रेट ऑफ चेंज ऑफ यहाँ पे वेलोसिटी की बात कर रहे हैं अपन। क्वेश्चन नंबर 32 के अंदर बताना है वेग परिवर्तन की दर क्या कहलाती है, जड़त्व, इनर्शिया, द्रव्यमान, मास, संवेग, मोमेंटम, विस्थापन यानी डिस्प्लेसमेंट। तो वेग परिवर्तन की दर को अपन क्या कहते हैं, क्वेश्चन नंबर अपना 32 के अंदर बताना है, और ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी करेक्ट आंसर रहेगा। वेग परिवर्तन की दर को अपन संवेग के नाम से अपन जानते हैं। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 33, न्यूटन ने गति के नियम कब दिए, न्यूटन ने जो अपने गति के नियम है कितने नियम दिए थे, वो 3 नियम दिए थे, जिसमें लॉ ऑफ इनर्शिया, लॉ ऑफ यहाँ पे मोमेंटम, लॉ ऑफ यहाँ पे एक्शन एंड रिएक्शन, और जो उसने अपनी जो पुस्तक थी प्रिंसिपिया, प्रिंसिपिया के अंदर यहाँ पे तीनों नियमों को प्रतिपादित किया था, और वो कब किया था। क्वेश्चन नंबर 33 की बात कर रहे हैं अपन दोस्तों यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 33 रहेगा, ऑप्शन नंबर सी करंट आंसर यहाँ पे 1687 के अंदर यहाँ पे जो प्रिंसिपिया ऑफ मैथमेटिक्स का पुस्तक है उसके अंदर 3 नियम यहाँ पे न्यूटन के द्वारा प्रतिपादित किए गए थे। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 34, क्रिया प्रतिक्रिया किस नियम से संबंधित है, दोस्तों यहाँ पे एक्शन एंड रिएक्शन है वो कौन से लॉ से संबंधित है, वो अपने यहाँ पे बताना, प्रथम, द्वितीय, तृतीय, उपरोक्त सभी, ये न्यूटन के द्वारा यहाँ पे ध्यान रखना है, न्यूटन के द्वारा दिए गए 3 यहाँ पे नियम है, उसमें जो तीसरा नियम है उसे अपने किस नाम से जानते हैं, एक्शन एंड रिएक्शन फोर्स के नाम से जानते हैं। क्वेश्चन नंबर अपना 34 रहेगा, और ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर रहेगा, थर्ड लॉ के नाम से जानते हैं, जो क्रिया प्रतिक्रिया के नियम के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 35, डिस्कस थ्रो में गति का प्रकार, डिस्कस थ्रो की बात कर रहे हैं अपन, डिस्कस थ्रो में कौन सी यहाँ पे गति रहेगी, दोलन, कोणीय, प्रक्षेप या फिर गुरुत्वीय गति, क्वेश्चन नंबर 35 के अंदर बताना है। अब दोस्तों यहाँ पे जो डिस्कस थ्रो है वो यहाँ पे आकाश के अंदर ऐसी जाती है, घूमती हुई जाती है, आगे से आगे बढ़ती है, तो जो ये पथ बन जाता है वो यहाँ पे प्रोजेक्टाइल होता है। तो क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 35 रहेगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर, प्रक्षेप गति, जिसे अपन प्रोजेक्टाइल मोशन के नाम से जानते हैं, प्रोजेक्टाइल मोशन के नाम से इसे जानते हैं। प्रक्षेप गति होती है जो हवा के अंदर कोई भी यहाँ पे पिंड कार्य करता है, घूमता है, तो उसे अपन प्रोजेक्टाइल मोशन के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 36, हवा में फेंकी वस्तु का मार्ग क्या कहलाता है, पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल की बात कर रहे हैं अपन दोस्तों यहाँ पे, उसका पाथ क्या कहलाएगा, पैराबोला, त्वरण, विस्थापन या दूरी, क्वेश्चन नंबर 36 के अंदर बताना है। अब दोस्तों मैंने बताया था क्वेश्चन नंबर 36 के अंदर बताना है हवा में फेंकी मार्ग क्या कहलाएगा, तो अपन जो हवा में जो वस्तु फेंक रहे हैं वो दूरी यहाँ पे प्रोजेक्टाइल कहलाएगी, लेकिन ये प्रोजेक्ट यार जो यहाँ पे रास्ता बनाया गया है दूरी, उसे अपन किस नाम से जानेंगे, तो क्वेश्चन नंबर 36 रहेगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे एज करेक्ट आंसर रहेगा दोस्तों, इसे अपन पैराबोला के नाम से जानेंगे, ये अपने को यहाँ पे सही आंसर याद रखना है। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 37 देखे दोस्तों यहाँ पे, न्यूटन के नियम किसके कारण है,
न्यूटन के नियम किसके उदाहरण है, ये अपने यहाँ पे बताना क्वेश्चन नंबर 37 के अंदर। अब न्यूटन ने कितने नियम दिए थे, तो 3 नियम दिए थे। जड़त्व का नियम दिया था, संवेग का नियम दिया था, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम दिया था। और तीनों नियमों के अपन किसको मेजर करते हैं, तो गति के साथ साथ में इसके ऊपर अपन बल के कार्य करते देखते हैं, बलों के अंदर देखते हैं, इसमें बल लगेगा, इसमें बल, इसमें प्रतिक्रिया बल। तो गति के साथ में बल का अध्ययन करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर अपना 37 रहेगा और ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट आंसर रहेगा। काइनेटिक्स के अंदर है वो न्यूटन की गति को अध्ययन करते हैं, क्योंकि इसमें सिर्फ गति के अध्ययन नहीं करते हैं, गति के साथ में बल अध्ययन करते हैं। तो यहाँ पे काइनेटिक्स के अंदर इसका अध्ययन यहाँ पे किया जाता है। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 38 देखिए दोस्तों, रे की गति का उदाहरण, लीनियर मोशन का यहाँ पे एग्जाम्पल कौन सा रहेगा, 100 मीटर, 400 मीटर, हाई जंप, लॉन्ग जंप। तो लीनियर का मतलब दोस्तों मैंने बताया था, लीनियर मोशन होती है वो कौन सी रेखा में गति करती है, तो वो सीधी रेखा में गति करेगी। एक सीधी रेखा होती है दोस्तों यहाँ पे जिसके अंदर जाती है गति, जैसे 100 मीटर, 50 मीटर, 10 मीटर, जिस लीनियर जिसमें कोई कर्व नहीं आता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 38 रहेगा और ऑप्शन नंबर एज करेक्ट आंसर। 100 मीटर रनिंग है वो यहाँ पे लीनियर मोशन के अंदर यहाँ पे आती है। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 39, गति परिवर्तन में प्रतिरोध क्या कहलाता है, रेजिस्टेंस इन चेंज इन मोशन की बात कर रहे हैं। गति परिवर्तन में प्रतिरोध क्या कहलाता है, संवेग, विस्थापन, त्वरण या जड़त्व। चाहे गति स्थिर गति हो या फिर गतिशील गति हो, स्थिर और गतिशील दोनों ही गति है। तो स्थिर और गतिशील दोनों अपनी अवस्था में रहना चाहती है। अगर स्थिर है तो स्थिर ही रहेगी और गतिशील है तो गतिशील ही रहेगी। लेकिन अगर इसमें क्या नहीं करे अपन, कोई प्रतिरोध नहीं दे, तो ये कौन सा मोमेंटम हो गया, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 39, ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी करेक्ट आंसर रहेगा। ये न्यूटन का प्रथम नियम, जड़त्व के नियम के नाम से आधार पर जाना जाएगा। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 40, जड़त्व का समीकरण। दोस्तों यहाँ पे थोड़ा सा इसको करेक्शन करना है, जड़त्व का समीकरण नहीं है ये, अपने को यहाँ पे याद रखना है, ये संवेग का क्या है, समीकरण है, अपने को यहाँ पे बताना है। थोड़ा सा इसको करेक्शन कर लेना है अपने को एक बार। तो यहाँ पे जड़त्व की बात कर रहे हैं, संवेग की बात करें, सॉरी, तो संवेग की बात करें तो संवेग का समीकरण बताना है अपने को यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 40 के अंदर। संवेग या त्वरण की बात कर रहे हैं अपन यहाँ पे। तो यहाँ पे मैंने बताया था दोस्तों, यहाँ पे फोर्स बराबर मास इजिकल टू यहाँ पे क्या होगा, एक्सीलरेशन। तो यहाँ पे द्रव्यमान गुणा यहाँ पे क्या होगा, त्वरण यहाँ पे होगा। तो क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 40 के अंदर बताना है और ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट आंसर रहेगा। थोड़ा सा इसको यहाँ पे क्वेश्चन को करेक्शन करना है, संवेग या फिर त्वरण के बारे में इसको अपने को जानना है। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 41, गति के नियम किसने दिए, लॉ ऑफ मोशंस की बात कर रहे हैं अपन। और इजी रहेगा दोस्तों, यहाँ पे 2-3 प्रकार से मैंने इस क्वेश्चन को बना के डाल भी दिया है। क्या क्या गति के नियम किसने दिए थे, तो यहाँ पे 1687 के अंदर प्रिंसिपिया मैथमेटिका पुस्तिका के अंदर दिए थे। लोग कितने दिए, तो 3 इसके अंदर गति के नियम थे। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 41, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर रहेगा। सर आइजैक न्यूटन के द्वारा यहाँ पे गति के 3 नियम यहाँ पे प्रतिपादित किए गए थे। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 42, वेग मापने का उपकरण। दोस्तों यहाँ पे वेग मापने का उपकरण की बात कर रहे हैं, वेग मापने का उपकरण, इंस्ट्रूमेंट ऑफ यहाँ पे स्पीड मेजरमेंट की बात कर रहे हैं। मायोग्राफ, स्पीडोग्राफ, ओडोमीटर, स्क्वायर मीटर। तो स्पीड मेजर करने की बात कर रहे हैं अपन, स्पीड को यहाँ पे किसके द्वारा मेजर करते हैं, तो क्वेश्चन नंबर अपना 42 रहेगा और ऑप्शन नंबर यहाँ पे 20 करेक्ट आंसर रहेगा दोस्तों। स्पीडोग्राफ या स्पीडोमीटर, स्पीडोग्राफ हो गया या फिर स्पीडोमीटर के द्वारा है वो इसको क्या किया जाता है, मेजर किया जाता है। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 43, गति की इकाई, यूनिट ऑफ स्पीड की बात कर रहे हैं। गति की किसके द्वारा मेजर करते हैं अपन, किलो, किमी प्रति घंटा है, किमी सेकंड है, किमी मिनट या किमी दिन। तो दोस्तों जो गति होती है, स्पीड होती है, उसको अपन किससे, तो किलोमीटर पर ओवर के आधार पर अपन उसको मेजर करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 43 ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर यहाँ पे रहेगा। तो छोटे छोटे क्वेश्चन है लेकिन यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है, अपने को ध्यान रखना है। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 44, न्यूटन का द्वितीय नियम कहलाता है। न्यूटन का द्वितीय नियम किस नाम से जाना जाता है, लॉ ऑफ इनर्शिया, लॉ ऑफ एक्सीलरेशन, लॉ ऑफ यहाँ पे एक्शन एंड रिएक्शन या उपरोक्त सभी। तो 3 नियम दिए थे मैंने बताया बार बार। प्रथम नियम लॉ ऑफ इनर्शिया, जड़त्व का नियम। द्वितीय नियम है लॉ ऑफ यहाँ पे मोमेंटम या पे एक्सेलरेशन के नाम से जानते हैं। और तृतीय नियम लॉ ऑफ यहाँ पे एक्शन एंड रिएक्शन के नाम से जानते हैं। क्वेश्चन नंबर अपना 44 रहेगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। लॉ ऑफ मोमेंटम या लॉ ऑफ एक्सेलरेशन के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 45 देखिए दोस्तों, न्यूटन का प्रथम नियम कहलाता है। और न्यूटन का प्रथम नियम क्या कहलाएगा, इजी रहेगा दोस्तों यहाँ पे, लॉ ऑफ एक्सेलरेशन, लॉ ऑफ एक्शन रिएक्शन, लॉ ऑफ इनर्शिया या फिर गुरुत्वाकर्षण।
तो क्वेश्चन नंबर अपना 45 रहेगा और ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी इज करेक्ट आंसर रहेगा। लॉ ऑफ इनर्शिया, जिसे अपन जड़त्व के नाम से जानते हैं, और जड़त्व दो प्रकार का होता है, एक यहाँ पे स्थिर और दूसरा यहाँ पे गतिशील जड़त्व यहाँ पे रहता है। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 46, किस प्रकार दोस्तों यहाँ पे किस पर अंतिम वेग निर्भर नहीं करता है, किस पर अंतिम वेग फाइनल वेलोसिटी है वो किस पे ऊपर डिपेंड नहीं करेगा, वो अपने क्या पे बताना है। गुरुत्व हो गया, परिमाण, आकृति या फिर द्रव्यमान। अंतिम वेग फाइनल वेलोसिटी की बात कर रहे हैं, वो किसके ऊपर डिपेंड नहीं करेगा। क्वेश्चन नंबर 46 की बात कर रहे हैं, और क्वेश्चन नंबर 46 ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे ग्रेविटी है, गुरुत्व है, उसके ऊपर यहाँ पे डिपेंड नहीं करेगा। तो चलिए दोस्तों, ये 46 क्वेश्चन आज की एमसीक्यूज में अपन ने लिए थे। क्लास कैसी लगी वो जरूर बताइए, अगर क्लास अच्छी लगी तो क्लास को शेयर भी करें, लाइक भी करें, और मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्लास के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू सो मच।